सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेके सिविल सर्विसेज में। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने वाले हैं एक टाइप ऑफ रिएक्टर की जो कि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर कैटेगरी में आता है, जिसका नाम है वोडा वोडा एनर्जी रिएक्टर। चूँकि आपको ऑलरेडी पता है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स आर वन ऑफ द सेफेस्ट रिएक्टर्स इन द वर्ल्ड। ये कैटेगरी के जो भी रिएक्टर्स हैं उनको सेफेस्ट रिएक्टर्स बोला जाता है। आपको पता ऑलरेडी है, इसमें लाइट वाटर का इस्तेमाल होता है एज कूलेंट एज वेल एज द मॉडरेटर, और एनरिच्ड यूरेनियम एज फ्यूल इस्तेमाल होता है इन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स में। अब ये वोडा वोडा एनर्जी रिएक्टर क्या है? ये एक रशियन रिएक्टर है। वोडा रशियन लैंग्वेज में वाटर को बोला जाता है। इन रिएक्टर्स में भी यही वाटर यूज़ होता है एज मॉडरेटर एज वेल एज कूलेंट, और जो फ्यूल होगा दैट इज़ एनरिच्ड यूरेनियम अप टू 1.5%, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। यूरेनियम 235 की परसेंटेज नेचुरली जो आपका ओर होगा उसमें 0.7% होता है, तो आपको उसी 0.7% की परसेंटेज को इंक्रीज़ करते हुए आपको 1.5% तक यूरेनियम को एनरिच करना है to use as fuel in this वोडा वोडा एनर्जी रिएक्टर। तो 1988 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड द देन सोवियत यूनियन, यानी कि यूएसएसआर, and under that Soviet Union agreed to supply two such reactors, two वोडा वोडा एनर्जी रिएक्टर्स, और उन्होंने वो बाद में सप्लाई किए 2005 और 2008 में। तो अभी के टाइम में रशिया से हमने ये वोडा वोडा एनर्जी रिएक्टर्स लिए हैं विच हैव बीन सप्लाइड इन 2005 एंड 8। इसके अलावा दो और एग्रीमेंट साइन किए थे इंडिया और रशिया ने फॉर द सप्लाई ऑफ 4 न्यू रिएक्टर्स, और इन सारे एग्रीमेंट्स में सप्लायर को एग्जेम्प्ट किया गया था फ्रॉम एनी न्यूक्लियर लाइबिलिटी। जैसे आपको पता है कि सप्लायर जो होगा उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं रहती है अगर कोई न्यूक्लियर इंसिडेंट या न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है ऑपरेटर कंट्री में। जिस कंट्री से रिएक्टर सप्लाई होता है वो सप्लायर है, और जो कंट्री उस रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगी उनको हम ऑपरेटर बोलते हैं। तो ऑपरेटर कंट्रीज़ जो होती हैं दे आर एक्चुअली लायबल फॉर एनी न्यूक्लियर इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट, एंड ऑल ऑफ द सप्लायर कंट्रीज़ वेर एग्जेम्प्टेड। एंड इन दीज टू एग्रीमेंट्स जो इंडिया और रशिया ने साइन किए थे फॉर द सप्लाई ऑफ 4 न्यू रिएक्टर्स, इन दोनों एग्रीमेंट्स में रशिया को एग्जेम्प्ट किया गया था फ्रॉम एनी न्यूक्लियर लाइबिलिटी। इन एग्रीमेंट्स के बेसिस पे कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स बिगिन इन 2002, बट न्यूक्लियर प्लांट्स की कंस्ट्रक्शन के साथ साथ ही 2011 के आसपास हमारे इंडिया में प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुए, where the concern of the common people around these plants were of safety, loss of livelihood, displacement और pollution because of nuclear waste। ये सारे सेफ्टी कंसर्न्स थे। अब हम पहले देखते हैं ये रिएक्टर्स कैसे सुपीरियर होते हैं देन रेस्ट अदर्स जो हमने पीछे पढ़े। ठीक है, इन रिएक्टर्स में क्या क्या खासियत होती है। देखो, अभी सारे रिएक्टर सुपीरियर होते हैं क्योंकि ये रिएक्टर्स को 3+ जनरेशन रिएक्टर्स भी बोला जाता है फॉर द रीज़न प्लस सिग्निफाइज इनहेरेंट सेफ्टी मैकेनिज्म या ऑटोमेटिक सेफ्टी मैकेनिज्म्स। दे हैव सम स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी। हम वोडा वोडा रिएक्टर की बात कर रहे हैं, उस टाइप के रिएक्टर्स में या उन टाइप के रिएक्टर्स को 3+ जनरेशन रिएक्टर्स बोलते हैं, और प्लस सिग्निफाई करता है इनहेरेंट सेफ्टी मैकेनिज्म। और इन रिएक्टर्स में देयर इज सम स्टेट ऑफ आर्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी, दैट इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। और ये 3+ जनरेशन में क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हम देखते हैं। वन इज़ डोम विद इन डोम, पैसिव हीट रिमूवल, हाइड्रोजन रिकम्बाइनर और कोर कैचर। अब ये चीज़ें क्या हैं हम देखते हैं। अब ये डोम विद इन डोम सिस्टम क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी डिफरेंट रिएक्टर्स को जब कंपेयर करते हैं वो कंपेयर करते हैं ऑन द पैरामीटर्स ऑफ सेफ्टी, और इस कंपैरिजन के लिए वो एक स्केल का इस्तेमाल करते हैं। उस स्केल का नाम है डिफेंस इन डेप्थ, और इस डिफेंस इन डेप्थ स्केल में वो ये देखते हैं कितने नंबर ऑफ सेफ्टी सिस्टम्स एक रिएक्टर में हैं टू प्रिवेंट द रिलीज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल रेडिएशंस इन द ओपन एनवायरनमेंट। यानी कि
न्यूक्लियर रिएक्टर का ओपन एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, उस चीज़ को ये डिफेंस ऑफ डेप्थ स्केल मेजर करती है। और इसी बेसिस पे बाद में ये कंक्लूड किया जाता है कि ये टाइप ऑफ रिएक्टर बहुत सेफ़ है और ये टाइप ऑफ रिएक्टर कम सेफ़ है। समझ रहे हैं आप? यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी डिफरेंट रिएक्टर्स को कंपेयर करते हैं ऑन सेफ्टी पैरामीटर्स। फॉर दैट कंपैरिजन दे आर यूजिंग ए स्केल नोन एज डिफेंस इन डेप्थ, एंड इस डिफेंस इन डेप्थ में दे आर एक्चुअली एनालाइजिंग द नंबर ऑफ सेफ्टी सिस्टम्स इन ए रिएक्टर टू प्रिवेंट द रिलीज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल एंड रेडिएशंस इन द ओपन एनवायरनमेंट। क्योंकि आसपास जो लोग रहेंगे उन पे क्या इम्पैक्ट होगा और इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, मोस्ट ऑफ ऑल क्योंकि इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट होगा तो लोगों पे इम्पैक्ट होगा। समझ रहे हैं? तो यही सेफ्टी पैरामीटर्स के बेसिस पे डिक्लेयर किया जाता है कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर कितना सेफ है, कितना सेफ नहीं है। अब ऐसे सारे रिएक्टर्स जिनमें ये डोम विद इन डोम सिस्टम होता है, ऐसे सारे रिएक्टर्स में 5 लेयर्ड होती है डिफेंस इन डेप्थ। अब ये डिफेंस इन डेप्थ क्या है? डिफेंस इन डेप्थ एक पैरामीटर है, सेफ्टी पैरामीटर है, विच इज़ बीइंग यूज्ड बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी टू कंपेयर डिफरेंट रिएक्टर्स ऑन सेफ्टी पैरामीटर्स। और ये डिफेंस इन डेप्थ से हमें क्या पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ सेफ्टी सिस्टम्स एक रिएक्टर के अंदर प्रेजेंट है टू प्रिवेंट द रिलीज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल एंड रेडिएशन इन ओपन एनवायरनमेंट। ये आपको पता चल गया। और डोम विद इन डोम सिस्टम के रिएक्टर्स में 5 लेयर्ड डिफेंस इन डेप्थ लेयर्स होती हैं। 5 लेयर डिफेंस इन डेप्थ होती हैं ये कौन से रिएक्टर्स में? जिनमें ये डोम विद इन डोम सिस्टम होगा। और 4th लेयर होती है इनर, 5th लेयर होती है बाहर वाली। 4th लेयर का थिकनेस है 1.5 मीटर और जो 5th लेयर है दैट इज़ 0.6 मीटर। और इसी को हम बोलते हैं डोम विद इन डोम, यानी कि 2 डोम्स होते हैं जो, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, तो इसी को हम बोलते हैं डोम विद इन डोम। 2 डोम्स होते हैं जो इसकी सेफ्टी को और इन्हेंस करते हैं, इसके सेफ्टी पैरामीटर्स को और अच्छा बनाते हैं। और ये जो है ना डोम विद इन डोम सिस्टम जिन भी रिएक्टर्स में प्रेजेंट होता है, इट कैन विदस्टैंड एन एयरक्राफ्ट क्रैश और एन अटैक ऑफ ए मिसाइल। अगर हम इस डोम विद इन डोम वाले रिएक्टर सिस्टम पे एक प्लेन क्रैश कराएंगे, ये उसको विदस्टैंड कर सकता है और ये अटैक ऑफ मिसाइल भी विदस्टैंड कर सकता है ये न्यूक्लियर रिएक्टर। दैट इज़ हाउ दे आर बीइंग कैटेगराइज्ड एज द सेफेस्ट ऑफ ऑल। नाउ अगर हम बात करें पैसिव हीट रिमूवल सिस्टम की, इन टाइप ऑफ रिएक्टर्स में देयर इज़ नो रिमूवल ऑफ हीट, रादर नेचुरल फिनोमेना इज़ बीइंग यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा हीट। तो कोई ख़ास टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल नहीं होती है, बल्कि नेचुरल फिनोमेना का इस्तेमाल करके इस एक्स्ट्रा हीट को रिमूव किया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एज पैसिव हीट रिमूवल सिस्टम। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब ऐसे रिएक्टर्स जिनमें ये हाइड्रोजन रिकम्बाइनर होता है वो कैसे सुपीरियर होते हैं ऐसे रिएक्टर से जिनमें हाइड्रोजन रिकम्बाइनर नहीं होता। अब हाइड्रोजन रिकम्बाइनर नहीं होने के केस में अगर हमारे रिएक्टर में कूलेंट में कोई प्रॉब्लम आई या हमारा कूलेंट लॉस हुआ, उस केस में जो स्टीम और जो हीट प्रोड्यूस होती है रिएक्टर के अंदर वो इतना ज़्यादा होगा कि उस वजह से बहुत सारे मेटल्स जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रेजेंट होते हैं वो सारे मेल्ट हो जाएंगे और उनके मेल्ट होने की वजह से दे विल फॉर्म हाइड्रोजन और इस वजह से पूरा हमारा प्लांट कोलैप्स हो सकता है। नाउ इन केस जिन रिएक्टर्स में हाइड्रोजन रिकम्बाइनर प्रेजेंट होता है, इन सारे रिएक्टर्स में एज सोन एज हाइड्रोजन क्रॉसेस 4% मार्क, तो उस मार्क को क्रॉस करते ही ये रिएक्टर खुद से ही एक्टिवेट हो जाता है और इस रिएक्टर की एक्टिवेशन से ये हाइड्रोजन कंबाइन किया जाता है विद वाटर, उसको रिकम्बाइन किया जाता है विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। समझ रहे हैं आप? जो ही ये हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ कूलेंट, तो ये हाइड्रोजन गैस का परसेंटेज 4% पहुंचने के बाद इस हाइड्रोजन को कंबाइन किया जाता है ऑटोमेटिकली विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर।
बोथ पैसिव हीट रिमूवल सिस्टम जो हमने देखा नेचुरल फिनोमेना इस्तेमाल होता है फॉर एक्स्ट्रा हीट रिमूवल, और हाइड्रोजन रिकम्बाइनर, ये दोनों मिल के काम करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि पैसिव हीट रिमूवल सिस्टम जो है दैट विल रिमूव द एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ दिस कूलेंट, और दूसरा ये हमारा हाइड्रोजन रिकम्बाइनर कंटिन्यूसली एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को कंबाइन करता रहेगा ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म वाटर। दैट इज़ हाउ इट इज़ बिकमिंग मोर सेफर एज कंपेयर टू दोज रिएक्टर्स विच आर लैकिंग दिस हाइड्रोजन कंबाइनर सिस्टम। अब ये कोर कैचर का क्या फंक्शन है? कोर कैचर का पर्पस है टू प्रिवेंट ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम मोल्टन फ्यूल टू द रिएक्टर कोर। रिएक्टर कोर डिस्ट्रॉय ना हो मोल्टन फ्यूल की हीट की वजह से, उस चीज़ को बचाने के लिए इस्तेमाल होता है कोर कैचर का। और इस कोर कैचर को रिएक्टर के बॉटम में रखा जाता है विद ब्रिक्स हैविंग मेल्टिंग पॉइंट मोर दैन दैट ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूल रॉड्स। जो फ्यूल रॉड्स इस्तेमाल होती है इस रिएक्टर में, उससे उन फ्यूल रॉड्स की मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? कोर कैचर का। कोर कैचर जो होता है वो रखा जाता है एट द बॉटम ऑफ द कोर विद ब्रिक्स, ऑलराइट। उन्हीं ब्रिक्स को बोलते हैं कोर कैचर। यानी कि ये कोर कैचर प्रिवेंट करता है द रिएक्टर कोर फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द हीट फ्रॉम मोल्टन फ्यूल। तो उसी चीज़ को ये प्रिवेंट करता है कोर कैचर। तो ये वो टेक्नोलॉजीज़ है जो इन रिएक्टर्स में इस्तेमाल होती है, यानी कि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स में, जैसे कि वोडा रिएक्टर हमारा है। ऑन द बेस ऑफ दीज पैरामीटर्स, इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पे इस रिएक्टर को सेफेस्ट बोला जाता है या सुपीरियर बोला जाता है, ठीक है। और इन्हीं कैटेगरी ऑफ रिएक्टर्स को 3+ जनरेशन of reactors भी बोला जाता है because of these 4 technologies that it is using, like dome within dome system, passive heat removal system, hydrogen recombiner और core catcher। इसमें आपने देखा passive heat removal system और hydrogen recombiner साथ साथ में काम करते हैं in case of the failure of coolant system, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने बात की थी पीछे about the protests that began in 2011 for the construction that had started in 2002 against 2 agreements that were signed between India and Russia, जिसके अंदर 4 नए रिएक्टर्स बनने थे। और ये प्रोटेस्ट के बाद ये प्रोटेस्टर्स ने उन्होंने एक पेटिशन फाइल किया अंडर आर्टिकल 21, एंड सुप्रीम कोर्ट देन इंस्ट्रक्टेड द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड टू सबमिट डिटेल्ड सेफ्टी रिपोर्ट। अब क्योंकि ये प्रोटेस्टर्स का कंसर्न सेफ्टी भी था, उनका कंसर्न डिस्प्लेसमेंट भी था और उसके साथ साथ nuclear waste was one of the concerns that the petitioners had at that point of time. So petitioners ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया and under article 21 they filed a petition, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद इस petition के बेसिस पे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को बोला कि तुम लोग सबमिट करो डिटेल सेफ्टी रिपोर्ट इन सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स की जो आप इस्टेब्लिश करने वाले हो। तो बाद में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को बताया गया कि आप कैरी आउट करिए रेगुलर सेफ्टी ऑडिट्स और रिपोर्ट सबमिट करिए सुप्रीम कोर्ट को। देन ओनली सुप्रीम कोर्ट ने परमिट किया ऑपरेटर को, कौन सा ऑपरेटर, NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, टू कमीशन द रिएक्टर, और बोला कि इंडिया को न्यूक्लियर पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फॉर सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और जुलाई 2013 में फर्स्ट यूनिट बिकम क्रिटिकल और 2016 जुलाई में सेकेंड यूनिट ऑल्सो रीच द क्रिटिकलिटी। अब ये बिकम क्रिटिकल या रीच द क्रिटिकलिटी का मतलब हुआ ये फिशन रिएक्शन स्टार्ट हुई इन न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स में, ठीक है। यानी कि इन न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स ने काम करना शुरू किया, दे बिकम फंक्शनल, उसी को बोला जाता है दे रीच द क्रिटिकलिटी। दो रिएक्टर्स रीच द क्रिटिकलिटी इन 2013 and 16, but there were other 6 more reactors to be constructed, more nuclear reactor plants to be constructed.
प्रोटेस्टर्स ने आर्ग्यू किया दैट इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट 6 more रिएक्टर्स या 6 more न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स द ऑपरेटर विल एक्वायर एडिशनल लैंड। उन्होंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट का कंसर्न हमें इस लेवल का है कि नए 6 रिएक्टर प्लांट्स जो बनाने हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स, उनके लिए ऑपरेटर विल एक्वायर एडिशनल लैंड। बट जो ऑपरेटर है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये आर्ग्यू किया और ये बताया कि देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ लैंड एक्विजिशन, कि जो डिस्प्लेसमेंट होना है दैट इज़ नॉट बिकॉज हमें लैंड चाहिए, दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द लैंड एक्विजिशन, बट बिकॉज ऑफ द सेफ्टी पैरामीटर्स, बिकॉज ऑफ द सेफ्टी पैरामीटर्स जो कि ले डाउन किए हैं बाय एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। अब यहाँ पे क्या बात आपको समझ आई कि प्रोटेस्टर्स आर्ग्यू कर रहे थे कि नए 6 जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने हैं उनके बनाने के लिए ऑपरेटर्स को और लैंड चाहिए एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होगा। बट ऑपरेटर ने रिस्पॉन्ड करते हुए ये बता दिया कि भाई हम आपको डिस्प्लेस कर रहे हैं नॉट बिकॉज कि हमें लैंड चाहिए ये न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स के लिए, बट बिकॉज ऑफ द सेफ्टी पैरामीटर्स जो कि लेट डाउन किए हैं एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने। क्योंकि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास वाले एरिया को डिफरेंट जोन्स में कैटेगराइज किया है और उन जोन्स में कैटेगराइज करने के बाद लोगों को वहाँ से वैकेट करना है, छोड़ना है उस जगह को। और उस बेसिस पे एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने जो ये 3 जोन्स बनाए हैं, वन इज़ एक्सटेंशन जोन, स्टेरिलाइजेशन जोन और थर्ड इज़ इमरजेंसी प्लानिंग जोन। अभी एक्सटेंशन जोन ये वो जोन होता है जो 1.5 किलोमीटर के रेडियस का जोन है फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट दैट देयर इज़ नो परमिशन ऑफ फॉर एनी ह्यूमन सेटलमेंट। 1.5 किलोमीटर तक न्यूक्लियर पावर प्लांट से 1.5 किलोमीटर के आसपास के रेडियस में देयर इज़ नो परमिशन फॉर एनी ह्यूमन सेटलमेंट। और उसके बाद सेकेंड जोन एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के सेफ्टी पैरामीटर्स में वो है स्टेरिलाइजेशन जोन, ये है 5 किलोमीटर्स तक का जोन। और थर्ड वन इज़ इमरजेंसी प्लानिंग जोन, वो है कम से कम अप टू 16 किलोमीटर्स ऑफ रेडियस फ्रॉम दिस प्लांट, उसको बोलते हैं इमरजेंसी प्लानिंग जोन। और ये जो सेकंड और थर्ड जोन होने है ना, उसमें परमिशन है ह्यूमन पॉपुलेशन के सेटलमेंट्स का, बट विद हायर रिस्ट्रिक्शंस। इसका मतलब ये हुआ एक्सटेंशन जोन में कोई नहीं रह सकता, यानी कि 1.5 किलोमीटर के रेडियस में कोई नहीं रह सकता। स्टेरिलाइजेशन जोन जो 5 किलोमीटर तक है और इमरजेंसी जोन जो कि 16 किलोमीटर तक है, वहाँ पे लोग रह सकते हैं बट विद हायर रिस्ट्रिक्शंस। और ये जो ऑपरेटर है इसने यही आर्ग्यूमेंट दिया कि हम आपको डिस्प्लेस करने के लिए बोल रहे हैं, वहाँ से निकलने के लिए बोल रहे हैं जहाँ हम ये प्लांट इस्टेब्लिश कर रहे हैं, बट नॉट बिकॉज कि हमें लैंड चाहिए हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए, बट बिकॉज जो कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है उनकी सेफ्टी पैरामीटर्स के बेसिस पे आप लोगों को ये जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि एक्सटेंशन जोन में आप रह नहीं सकते। अगर आप स्टेरिलाइजेशन या इमरजेंसी प्लानिंग जोन में रहते हो तो आपको विद रिस्ट्रिक्शंस रहना है। एंड द सेकंड कंसर्न ऑफ दीज प्रोटेस्टर्स वाज दैट दे आर गोइंग टू लूज देयर लाइवलीहुड, बेरोजगारी बिकॉज ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ और बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर। जो कि आपको पता होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जाते हैं किसी भी वाटर बॉडी के आसपास in order to remove the extra heat coming out of this nuclear reactor. और इन प्रोटेस्टर्स का आर्ग्यूमेंट था कि इस वजह से जो कोस्टल एरियाज़ का टेम्परेचर है दैट विल इंक्रीज़, और कोस्टल एरियाज़ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से दैट विल इवेंचुअली कॉज अ डिक्लाइन इन फिश पॉपुलेशन। तो ये आर्ग्यूमेंट था प्रोटेस्टर्स का कि भाई जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स को वाटर बॉडीज़ के आसपास लगाया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा हीट, इस वजह से कोस्टल एरियाज़ का टेम्परेचर बढ़ेगा और कोस्टल एरियाज़ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से देयर विल बी डिक्लाइन इन फिश पॉपुलेशन। अब इस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए सेंटर ने अपॉइंट किया एक कमिटी को, कमिटी अंडर ए.ई. मुथुनयगम। और ये कमिटी ए.ई. मुथुनयगम कमिटी ने विज़िट किया कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि पड़ता है काली रिवर के बैंक पे, एंड इट फाउंड दैट देयर इज़ अ टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ 6 डिग्री सेल्सियस। सेंटर ने जो ये ए.ई. मुथुनयगम कमिटी अपॉइंट की और ये कमिटी ने विजिट किया कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन द बैंक ऑफ काली रिवर,
और इट फाउंड दैट द टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ 6 डिग्रीज इज देयर। बट उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अलाउ किया है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर अप टू 7 डिग्री सेल्सियस। सो ये परमिसिबल लिमिट्स के अंडर था। और ए मुथुनैगम कमिटी ने ये आर्ग्यू किया एट द एंड कि चूँकि ये कोस्टल एरियाज़ की कहानी है, कोस्टल एरिया तमिलनाडु वगैरह, ये तमिलनाडु और कर्नाटका की बात हो रही है जहाँ पे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को इस्टेब्लिश करना था। तो उन्होंने ये बताया कि जो ये ओशन बीइंग ए बिग वाटर बॉडी, उनकी टेम्परेचर होमोजेनाइजेशन की कैपेसिटी इज़ बेटर देन दैट ऑफ नॉर्मल रिवर्स। सो टेम्परेचर इंक्रीज़ की वजह से फ़िश पॉपुलेशन का डिक्लाइन होना वुड बी ए लीस्ट कंसर्न अगर हम इन प्लांट्स के इस्टेब्लिशमेंट की बात करें। तो इस कंसर्न को भी एड्रेस किया गया बाय दिस ए मुथुनैगम कमिटी उनके रिपोर्ट सबमिट करने के बाद। ठीक है, तो ये रहा कंसर्न्स क्या थे। वन वाज डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वन वाज लॉस ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये दो टाइप्स के रिएक्टर्स आप देख लीजिए जो हमारे यहाँ पे बन रहे हैं या हम लेने की सोच रहे हैं। लाइक एक है EPR 1600 यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर। 6 रिएक्टर्स ऑफ दिस टाइप आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट जेतापुर में 6 ऐसे टाइप के रिएक्टर्स बन रहे हैं। दीज आर ऑल्सो लाइट वाटर रिएक्टर्स। इनको भी हम लाइट वाटर रिएक्टर बोलते हैं, यानी कि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स जो कि यूज़ करते हैं 5% एनरिच्ड यूरेनियम एज फ्यूल। जब ये बनेंगे, दीज वुड बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, और लोकल्स कंटेस्ट करते हैं अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज 6 रिएक्टर्स एट जेतापुर। और द कंसर्न उनका यही है, सेफ्टी का कंसर्न, लैंड फॉर लैंड एज कंपेंसेशन, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन ऑन वेस्ट डिस्पोजल या न्यूक्लियर वेस्ट। ठीक है, ये सारे कंसर्न्स के बेसिस पे लोकल्स आर कंटेस्टिंग एंड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन। So the next class of reactors that we have here is advanced pressurized 1000 या AP1000. 6 reactors of this type were supposed to be supplied by Washington Electric Company. ये यूनाइटेड स्टेट्स से हैं और ये यूरोप से है। अब ये AP या एडवांस प्रेशराइज्ड 1000 या AP1000 रिएक्टर्स, ऐसे 6 रिएक्टर्स वेर सपोज टू बी सप्लाइड बाय वाशिंगटन इलेक्ट्रिक कंपनी ऑफ US फॉर आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। बट लोकल लोगों ने बोथ जगहों पे इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। सेम रीज़न, सेफ्टी के, वेस्ट डिस्पोजल के, डिस्प्लेसमेंट के, लॉस ऑफ लाइवलीहुड वगैरह के। ठीक है, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो पता ही है आपको, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, तो अभी तक ये 6 में से कोई भी सप्लाई नहीं किया फिर वाशिंगटन इलेक्ट्रिक कंपनी ने। दो एक्सपेक्टेशंस है कि ऐसा होगा आने वाले टाइम में, तो आगे देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट रिएक्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ फ्री ब्रीडर रिएक्टर। अब ये फ्री ब्रीडर रिएक्टर क्या है ये हम देखेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्टर्स दैट वी हैव हियर इन इंडिया। अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इनका दूसरा नाम फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर भी है। इनको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन रिएक्टर्स में मॉडरेटर का इस्तेमाल नहीं होता। यानी कि जैसे हमने पीछे देखा था कि न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करने के लिए हम मॉडरेटर्स का इस्तेमाल करते थे, बट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में मॉडरेटर्स का इस्तेमाल नहीं होता, तो इसी वजह से इनको बोलते हैं फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर्स। उनका दूसरा नाम ब्रीडर रिएक्टर्स भी है बिकॉज दे प्रोड्यूस मोर फ्यूल दैन दे कंज्यूम। अब वो कैसे, वो हम देखते हैं। देखो, वो प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल करते हैं एज फ्यूल, क्योंकि वो कन्वर्ट कर रहे होते हैं यूरेनियम 238 को इनटू प्लूटोनियम 239। और प्लूटोनियम obtained in this free breeder reactor is of weapons grade, whereas जो फर्स्ट स्टेज रिएक्टर्स है लाइक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, उनमें जो प्लूटोनियम प्रोडक्शन हुआ था बिकॉज ऑफ यूरेनियम 238 दैट इज़ ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी। ये आप चीज़ें याद रखिए जो मैं बता रहा हूँ। ये फ्री ब्रीडर रिएक्टर ये कैपेबल होते हैं ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग थ्योरियम इनटू यूरेनियम
233, यानी कि थ्योरियम 232 को कन्वर्ट करते हैं ये यूरेनियम 233 में। आपको मैंने पहले भी बताया होगा, यूरेनियम के जितने भी ऑड मास नंबर वाले आइसोटोप्स हैं वो सारे फिसाइल होते हैं, यानी कि उनके अंदर फिशन होता है। यूरेनियम 233 इज़ फिसाइल। सो जब ये फ्री ब्रीडर रिएक्टर ट्रांसफॉर्म करता है थ्योरियम 232 को यूरेनियम 233 में, तो यूरेनियम 233 डायरेक्टली वुड अंडरगो फिशन रिएक्शन। और एक बात, ये जो फ्री ब्रीडर रिएक्टर्स हैं इनमें इस्तेमाल होता है लिक्विड सोडियम का एज कूलेंट, ना कि पानी। वाटर इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि इनमें लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल होता है एज कूलेंट। दैट इज़ वाई इन फ्री ब्रीडर रिएक्टर्स का दूसरा नाम लाइट मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी है, LMFBR, यानी कि लाइट मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इनका मतलब हुआ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोलो, लाइट मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोलो। अब लाइट मेटल क्यों बोला? लाइट मेटल इसलिए बोला क्योंकि लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल होता है एज कूलेंट। सोडियम क्या है? सोडियम एक लाइट मेटल है, और इस वजह से उसका नाम दिया जाता है लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब फास्ट ब्रीडर इसलिए बताया गया क्योंकि इसमें मॉडरेटर का इस्तेमाल नहीं होता, और इसको कभी कभी लाइट मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी बोलते हैं। एज ऑफ नाउ इंडिया हैज़ नॉट इंक्लूडेड दीज रिएक्टर्स इनटू सिविलियन लिस्ट। ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स को इंडिया ने सिविलियन लिस्ट में नहीं डाला है, बट फ्यूचर में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स जब प्लूटोनियम obtain करेंगे from the processing of the spent fuel produced because of the use of imported uranium, then all such fast breeder reactors will come under the inspection of International Atomic Energy Agency through safeguard agreement. अब यहाँ पे एक बात है, मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है सेफगार्ड एग्रीमेंट और सेपरेशन प्लान में इंडिया ने डिसाइड किया था दैट वी आर गोइंग टू कैटेगराइज all of our nuclear power plants into civilian and military category. और civilian category को हम क्या करते हैं? We will bring them under the inspection of International Atomic Energy Agency. Free breeder reactors को हमने अभी तक इस civilian list में नहीं डाला है, बट फ्यूचर में fast breeder reactors को हम इस civilian category में डालने वाले हैं अंडर safeguard agreement, जब हम इस्तेमाल करेंगे इंपोर्टेड यूरेनियम से बना हुआ प्लूटोनियम। ये आपको पता चल गया। इंडिया का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर विद ए कैपेसिटी ऑफ 5 मेगावाट इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एट कल्पक्कम बाय भाविनी, यानी कि भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि फ्री ब्रीडर रिएक्टर्स कैपेबल होते हैं ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग थ्योरियम 232 इनटू यूरेनियम 233, और यूरेनियम 233 तो वैसे ही फिसाइल है, उसको एनरिच करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख लीजिए थ्योरियम टू यूरेनियम 233 कैसे होता है। थ्योरियम 233 हमारे पास है, तो थ्योरियम 232 हमारे पास है। एक नेचुरल थ्योरियम एब्जॉर्ब करता है एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फिशन एंड बिकम्स थ्योरियम 233। अब थ्योरियम 233 बना, तो उसके बाद थ्योरियम 233 डिके होता है क्विकली विद इन 23 मिनट्स टू प्रोटेक्टीनियम। ठीक है, तो प्रोटेक्टीनियम 233 उसके बाद डिके होता है विद इन 27 डेज ओवर ए मंथ ओवर ए मंथ टू यूरेनियम 233। अब यूरेनियम 233 बनने के बाद यूरेनियम 233 एब्जॉर्ब करता है एक यूरेनियम एंड अंडरगोज फिशन और रिलीज़ करता है एनर्जी एंड न्यूट्रॉन्स टू कंटिन्यू द प्रोसेस। उसके बाद ये न्यूक्लियर फिशन कंटिन्यू होता है। अब मैं आपको कंपैरिजन कराता हूँ यूरेनियम या इनरिच्ड यूरेनियम 235 का और थ्योरियम का, जिसका कन्वर्जन होता है यूरेनियम 233 में एज न्यूक्लियर फ्यूल। इन दोनों के कंपैरिजन में हम देखेंगे फिर हमें कहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए कि 1 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें यूरेनियम फ्यूल पावर प्लांट में 250 टन्स ऑफ नेचुरल यूरेनियम चाहिए, और थ्योरियम फ्यूल्ड पावर प्लांट में हमें सिर्फ 1 टन का नेचुरल थ्योरियम चाहिए, वही 1 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है,
तो इस वजह से आपको समझ आएगा कि द फ्यूचर ऑफ दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी इज़ थ्योरियम बेस्ड पावर प्लांट्स। ठीक है। Now, the whole objective of the India's nuclear power program is to use the vast resources of thorium found in the coastal areas and to balance the scarcity of uranium that is there in India. और एक बात, अगर हम कंपैरिजन करें यूरेनियम और थ्योरियम की, थ्योरियम इज़ बेटर न्यूक्लियर फ्यूल एज कंपेयर टू दैट ऑफ यूरेनियम। अब वो कैसे है वो हम देखेंगे। पहली बात, आपने पीछे तो देखा कि 1 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें यूरेनियम फ्यूल का 250 टन्स ऑफ नेचुरल यूरेनियम चाहिए, और थ्योरियम फ्यूल में हमें सिर्फ 1 टन ऑफ नेचुरल थ्योरियम चाहिए। बट आपको ये भी पता होना चाहिए थ्योरियम डायरेक्टली फिशन के अंदर थ्योरियम के अंदर डायरेक्टली फिशन नहीं होता, बल्कि थ्योरियम का कन्वर्जन होता है टू यूरेनियम 233, फिर उसमें फिशन रिएक्शन होकर एनर्जी निकलती है। ठीक है। तो क्या क्या एडवांटेजेस है ऑफ दिस थ्योरियम ओवर दैट ऑफ यूरेनियम। देखो, थ्योरियम इज़ फाउंड इन हायर क्वांटिटीज़ दैन यूरेनियम, पहली एडवांटेज। दूसरी, मास बाय एनर्जी रेशियो इज़ मोर फॉर थ्योरियम, जैसे कि आपने पीछे देखा 250 टन्स ऑफ यूरेनियम फॉर 1 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 टन फॉर नेचुरल यूरेनियम फॉर 1 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ रहे हैं आप, मास बाय एनर्जी रेशियो इज़ मोर फॉर थ्योरियम एज कम्पेयर टू दैट ऑफ यूरेनियम। और एक बात, वेस्ट प्रोड्यूस्ड इज़ लेस हार्मफुल इन केस ऑफ थ्योरियम। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर अभी के टाइम पे इज़ डेवलपिंग 300 गीगावाट्स ऑफ एडवांस्ड हैवी रिएक्टर्स, एंड इट विल यूज़ यूरेनियम 233 एज फ्यूल, यानी कि थ्योरियम का इस्तेमाल होगा, हैवी वाटर एज मॉडरेटर एंड लाइट वाटर एज कूलेंट। सो ये हमारा फ्यूचर प्लान है, और दैट इज़ हाउ वी हैव कंक्लूडेड द इंडियाज़ न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। और आने वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।